नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ है। पिछले हफ्ते 2.5% की तेजी थी, लेकिन वो अब यहां पर रुकती हुई नजर नहीं आ रही। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जो दायरे में फंसता हुआ नजर आया है इस हफ्ते। अब बाजार यहां पर चीन का की लोन रेंडिंग रेट्स का क्या होता है वो देखने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, और तीसरी बड़ी चीज होगी यूएस फेड पावेल की टेस्टिमनी। तो ये तीनों चीजें यहां पर सोने के प्राइसेस को चौपी रखेंगी। साथ ही बात करेंगे मॉनसून की, जहां पर जून का महीना आधे से ज्यादा निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम डेफिसिट देखें तो बहुत बड़ा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट KS होसालीकर। मिस्टर होसालीकर, नमस्कार, शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब 19-20 जून यहां पर हो चुकी है, कैसे देखते हैं आप अंटिल नाउ इंडिया और महाराष्ट्र का डेफिसिट? जहां तक ऑल इंडिया है, आज के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि ऑल इंडिया पे -37% है। ये आंकड़े एक्चुअली इम्प्रूव हो गए, लेकिन ये आंकड़े जो है वो बिपरजॉय के चक्रवात के रहते गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर जो है भारी वर्षा के कारण ये आंकड़े जो है ऊपर आए। एज फार एज मानसून इज कंसर्न, महाराष्ट्र द डेफिसिट इज वेरी लार्ज, -86% एज ऑन डेट। और उसी प्रकार के कुछ आंकड़े हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में है, यूपी में -93% है, तेलंगाना में 82 तो कुल मिला के जो है वो एज अ कंट्री एज अ होल -37% आज जून के 18-19 तारीख के आसपास है। मिस्टर होसालीकर, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, और जैसे आपने कहा कि 86% डेफिशिएंट मॉनसून के साथ फिलहाल हम काम कर रहे हैं। क्लियरली मुंबई यहां पर काफी दिनों से अब गर्मी झेल रहा है। किस तरह की प्रोग्रेस है मॉनसून की? कितना समय लग सकता है महाराष्ट्र में, बॉम्बे में अब यहाँ बारिश आने में? जो आज सवेरे हमने पूर्वानुमान दिया है उसमें हमने ये कहा है कि आने वाले 2-3 दिन में दक्षिण भारत में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार में आने वाले 2-3 दिनों में ऑनसेट फिर एक बार एक्टिवेट होने की, मानसून फिर एक बार एक्टिव होने की संभावना है। जो मॉडल्स है, जो गणित है, वो बता रहे हैं कि तकरीबन 23-24 के आसपास है। उसके पश्चात महाराष्ट्र में, मध्य भारत में इंक्लूडिंग कोंकण, बरसात का पुनरागमन होने की संभावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ओके, आई नो ये थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग सा स्टेटमेंट है मिस्टर होसालीकर, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अब हमने जून में बनते हुए देखी है, और क्लियरली आईएमडी ने पहले भी कहा था कि जून का महीना यहाँ पर इन डेफिसिट जाएगा, 92% की यहाँ पर बात हुई थी, लेकिन जहाँ पर हम हैं, और इवन आप अगर 2-3 दिन में यहाँ पर बारिश बेहतर आती है, कैसे देखते हैं आप जून खत्म होते हुए? जून खत्म होगा, आई थिंक, मैं समझता हूँ कि जो मॉडल बता रहे हैं और जिस तरह का पूर्वानुमान है, हमने पहले कहा था कि जून का महीना जो है वो मतलब नॉर्मल से कम बरसात होने की देश में और महाराष्ट्र में संभावना है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जून का महीना जो एक अच्छे नोट पर खत्म होने की संभावना जो बहुत बढ़िया है। जो पिछले 19 दिनों में नहीं हुआ है, वो आने वाले 10-11 दिन में भारत में अच्छी बरसात के फिर एक बार रिवाइवल के चांसेस है, जो फार्मर्स के लिए अच्छी बात है। महाराष्ट्र के लिए भी एक अच्छी बात हो सकती है। मिस्टर होसालीकर, शुरुआत जून की यहाँ पर अच्छी नहीं हुई, लेकिन आप कह रहे हैं कि अंत यहाँ पर बेहतर होगा, लेकिन आगे एल निनो के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लॉन्ग टर्म एनालिसिस, कॉन्वर्सेशंस, प्रेस रिलीजेस यहाँ पर आईएमडी ने किए हैं एल निनो को लेकर लेटेस्ट? यस, हमने ये कहा है कि एल निनो के ऊपर तो मतलब सिर्फ भारत की नहीं, मेरे ख्याल से सभी वर्ल्ड की मतलब जगत की नजर है। और हमने ये कहा है कि उसका जो मतलब मॉडरेट टू इंटेंस होने की संभावना जो है अब वो बहुत बढ़ गई है ड्यूरिंग द मानसून। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन से महीने में, बिकॉज जनरली ये जो इंटेंस होता है ये तकरीबन सितंबर-अक्टूबर के आसपास होने की संभावना बहुत बड़ी ज्यादा रहती है एज फार एज क्लाइमेटोलॉजिकल साइकिल इज कंसर्न। तो हम देखते हैं कि ये कौन से महीने के बाद में ये इंटेंस हो रहा है, तो जिसके कारण जो हमारा मानसून के ऊपर उसका प्रभाव हो या ना हो, ये हम देख रहे हैं। मिस्टर होसालीकर, एक फाइनल सवाल, जैसे पहले भी आईएमडी ने कहा है कि जो सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, महाराष्ट्र भी आपने कहा इस साल डेफिसिट ही रहने की उम्मीद है। किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं अगर हम ये क्रॉप सोइंग स्टेट्स की तरफ देखें, सेंट्रल और महाराष्ट्र की तरफ? ये जो हमारा जो जिसको हम कहते हैं कि मानसून कोर रीजन जो है, जोन जो है, जो सेंट्रल इंडिया है, जहाँ पे बहुत सारा मतलब मोर देन 70% ऑफ द क्रॉप जो है पूरे कंट्री के लिए लगने वाले, स्पेशली दी सेंट्रल पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट का जो हिस्सा है,
यहाँ पर जो हमने फोरकास्ट दिया है, हमने ये कहा है कि मतलब कि ये 4 महीने में जो है बरसात जो है नॉर्मल रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में नॉर्मल से अधिक, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मल, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है वहां पे हमने ये कहा है कि शायद बरसात नॉर्मल से कम होने की संभावना है। तो आने वाले 3 महीने में फोरकास्ट के अनुसार मानसून जो है, ये जो मानसून कोर जोन है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छी होने की संभावना है। फेयर पॉइंट मुस्तफा सालिका, थैंक यू सो मच हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। तो क्लियरली एक गुड न्यूज़ ये है कि 2-3 दिनों में यहाँ पर मानसून का प्रोग्रेस फिर से देखने को मिल सकता है। जून की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन जून खत्म होते होते तक यहाँ पर बारिश अच्छी आएगी। और जैसे मिस्टर सालिकर कह रहे थे कि अगले 10-12 दिन यहाँ पर अच्छी खासी बारिश महाराष्ट्र और बाकी एडजॉइनिंग एरियाज में देखने को मिल सकती है। कुणाल, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि एक चिंता की बात रही है 20 जून और यहाँ पर कुछ खास बारिश नहीं है। जैसे कहा गया कि 30% डेफिशिएंसी अभी यहाँ पर है, और वो भी नंबर्स बेहतर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मॉनसून साइक्लोनिक रेंज यहाँ पर ज्यादा होती हुई दिखी है। जी हाँ, जो IMD का इन लाइन विद दैट मेरा भी मानना ऐसा है कि आगे जाके कौन से मंथ में, सो फॉर एग्जांपल अभी फॉर सोइंग का मंथ है, तो उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद अगर एल नीनो का इम्पैक्ट इंटेंसिफाई हो जाता है तो बहुत सारे क्रॉप्स के ईल्ड को नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। सो सॉइल मॉइस्चर और वाटर लेवल्स are reasonably good across the country, so right now not a big worry, but going forward अगर समझो फॉर एग्जांपल जुलाई या अगस्त, जुलाई एंड में या अगस्त में इरेटिक वेदर रहता है बिकॉज ऑफ एल नीनो या वार्म वेदर रहता है, सो बहुत सारे क्रॉप्स जैसे सोयाबीन है या टर्मरिक है या बहुत सारे जो क्रॉप्स जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, नहीं भी ट्रेड होता है, उसकी ईल्ड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है। सो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो गोइंग फॉरवर्ड। सो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ऑनसेट से इमीडिएटली ऑनसेट जो वीक है उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर आगे जाके ये एल नीनो का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होता है, तो मुझे लग रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा बहुत सारी कमोडिटी के प्रोडक्शन पे। एब्सोल्युटली, जहां तक बुआई की बात है वो तो शायद आगे जाके पिकअप कर भी ले, लेकिन ईल्ड और क्वालिटी को लेकर यहां पर चिंताएं क्लियरली बनती हुई नजर आएंगी। तो ये तो बात हुई मॉनसून और एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। कुणाल, एक व्यू क्रूड ऑयल प्राइसेस पे लेना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर हमने पिछले हफ्ते की 2.5% की तेजी के बाद आज की शुरुआत 1.5% की गिरावट के साथ देखी। सो क्रूड ऑयल में जो फंडामेंटल्स है वो अभी फिलहाल जो वीक यूएस इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमी से, तीनों मेजर इकोनॉमी से डिमांड कम होते हुए नजर आ रही है। सो ये ऑलरेडी क्रूड की मार्केट डिस्काउंट कर रही है। सप्लाई साइड पे देखेंगे तो सिर्फ सऊदी अरेबिया प्रोडक्शन कट कर रहा है, रशिया इज नॉट विलिंग टू कट द प्रोडक्शन, और यूएस का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। सो नियर टर्म में क्रूड में दबाव बना रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा नियर टर्म में, बट लॉन्ग टर्म 3-4-5 महीने बाद यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन ग्रोथ स्लो डाउन होने वाला है। सो जो आज की तारीख में नॉन ओपेक प्रोड्यूसर में सिर्फ टेक्सास में जो 6 मेजर काउंटीज है वहां से ही ये पूरा सप्लाई ग्रोथ आ रहा है, और वहां पे मुझे स्टेगनेंसी आते हुए नजर आ रही है। तो ऑयल कहाँ भी $62-63 WTI के लिए बॉटम, और ब्रेंट 68-70 के आसपास बॉटम। सो मैक्सिमम यहाँ से $4-5 $6 की गिरावट देखने मिल सकती है। बड़ी मंदी की जगह नजर नहीं आ रही है अंटिल वर्ल्ड रिसेशन में चला जाए। कुणाल, सोना चांदी कैसे देखेंगे? बिकॉज एज आई सेड पहले भी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है, पॉवल टेस्टिमनी है, चाइना का की लोन प्राइम रेट्स में चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, तो ये 3 बड़ी चीजें इस हफ्ते के लिए देखने लायक हैं। कैसे देखते हैं सोने चांदी का इम्पैक्ट? गोल्ड सिल्वर बाय डिप्स, बिल्कुल डरिए मत। गोल्ड जैसे नीचे आता है ऐसे आप इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कीजिए। $1940-1950 बाइंग रेंज है कॉमेक्स में, गोल्ड में। और जहां तक इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में मौजूदा स्तर से 200-300 59,000 58,900 ये सब बाइंग लेवल्स है। सो गोल्ड में कोई कुछ भी बोलता है, अगर पावेल साहब की स्पीच थोड़ी हॉकिश आती है तो वो दिन फॉल आएगा, पर वो 2 दिन में रिकवर भी हो जाएगा। सो आई एम रिकमेंडिंग टू गो लॉन्ग इन गोल्ड एट डिप्स। नीचे के स्तरों पे गोल्ड में आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कीजिए। फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों तेजी है। कुणाल, फाइनली यहाँ पर मेटल्स पे क्या करने की राय है, क्योंकि आज का दिन तो यहाँ भी बेहतर शुरू नहीं हुआ। मेटल्स, आज 2-3 इन्वेस्टमेंट बैंक्स की जो फोरकास्ट आई है कि गोइंग फॉरवर्ड चाइना स्टिमुलस देने के बाद भी चाइना का जीडीपी ग्रोथ को डाउनग्रेड किया गया है।
पर मुझे लग रहा है मेटल्स में फिलहाल मंदी का ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो एट व्हाट एक्सटेंट चाइना इज गिविंग स्टिमुलस। सो चाइना से स्टिमुलस आना है कोई भी हालत में, डेटा बहुत खराब आ रहा है। सो बाय ए डिप्स कॉपर अराउंड 728 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और ऊपर में 735 738 के लेवल आते हैं, वहां पे प्रॉफिट लीजिए। जिंक की भी बात करेंगे, अराउंड 218-19 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ऊपर में 228 227 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। सो इट्स अ कॉन्ट्रा कॉल इन स्पाइट ऑफ द वीक चाइनीज इकोनॉमिक डेटा। मुझे लग रहा है कि एक स्टिमुलस पैकेज इमिनेंट है, और इसी के कारण आपको बेस मेटल में घटे पे बाइंग का ट्रेड करना चाहिए। पॉइंट टेकन। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर मेटल्स में आती हुई, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट वीक है ये, और इवन एज सेंट्रल बैंक्स रादर काफी सारे बड़े बैंक्स ने कहा है कि चीन का जीडीपी उन्होंने रिवाइज किया है डाउनसाइड की तरफ, उसका इंपैक्ट हमने मेटल्स पे आता हुआ देखा। लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ आज काम किया जा सकता है। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे कमोडिटीज की चर्चा। नमस्कार, कमोडिटी की चर्चा में आपका स्वागत है। और एनसीडीएक्स पर लंबे इंतजार के बाद अब ग्राउंडनट का वायदा कल फिर से यहां पर लॉन्च होने वाला है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के सीईओ बीरेन वकील जी हैं। बीरेन जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे यहां पर फंडामेंटल्स ही समझना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं ग्राउंडनट? 9% का एमएसपी में इजाफा है, बारिश 37% डेफिशिएंट है, एल नीनो की चिंताएं भी हैं, भारतीय बाजारों में कितना बड़ा बाजार है, और इन सब फैक्टर्स का क्या असर हो सकता है? वैसे इस साल की जो स्थिति है, अभी फंडामेंटल के बारे में थोड़ा के ना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इनिशियली हम बारिश में थोड़ी डेफिसिट देख रहे हैं। बट अगर ये स्टार्ट हो जाए और हमको जुलाई या लेट जून में अच्छी बारिश मिले, तो इस साल मूंगफली का बिजाई थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइसेस, ये अकेला ही तेल है जिसने प्राइस लाइन रिलेटिवली होल्ड की है। दूसरे तेलों में जो बड़ी मंदी आई उसके तुलना में ये होल्ड रहा है। इसकी डिमांड निरंतर बनी रही है और एक्सपोर्ट्स प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। किसानों को सोयाबीन में काफी कम भाव मिला, तो जो एकरेज लास्ट ईयर सोयाबीन में गया था उसमें से थोड़ा ग्राउंडनट वापस लेगी। तो वैसे फंडामेंटल, ग्लोबल फंडामेंटल भी इसके काफी अच्छे हैं, क्योंकि मूंगफली और तेल, ये दोनों मार्केट ग्लोबल मार्केट में भी ये साल रिलेटिवली तेज रहे। चाइना में 8 महीने की हाई पे है। ओके, एज ऑफ नाउ जैसे आपने कहा कि उठापटक यहाँ पर काफ़ी है और प्राइसेस बाकी तेलों के हिसाब से ग्राउंडनट ऑयल हमने बेहतर होते हुए देखा। यहाँ से अब तक लोग फिजिकल हेजेस कर रहे थे, अब क्योंकि प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर एक्सचेंज पर हेजिंग का मैकेनिज्म अवेलेबल हो जाएगा, कैसे देखते हैं आप ये ट्रांजिशन? अभी जो हेजिंग चल रहा है इसमें बेसिकली 3 प्रोडक्ट होती है। एक तो मूंगफली जो बेस कमोडिटी है, रॉ मटेरियल जिसको कहेंगे, और फिर क्रशिंग के बाद 2 चीज मिलेगी एज ए बाय प्रोडक्ट। तो क्रशिंग मार्जिन, क्रशिंग पेरिटी हेज करने के लिए, लॉक करने के लिए आपको डीओसी, जो इसको जीएनडीओसी जीएनके बोलते हैं, उसको कहीं हेज करना पड़ेगा, या तो एक्सपोर्ट में या लोकल, और ऑयल को हेज करना पड़ेगा। ऑयल की जो डिमांड है वो रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आइडियली कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होना है तो साथ में ये दोनों प्रोडक्ट भी होती तो काफी बेहतरीन होता। बट कुछ ना होने से बेटर है कि एटलीस्ट एक प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की प्राइस रिस्क और सप्लाई साइड की सिक्योरिटी दोनों को एड्रेस किया जा सकता है। इनिशियली शायद डिलीवरी के बारे में थोड़े लोगों को विचार है कि ये कैसे होगा, कौन सी बेसिस वैरायटी होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी ये सब जो है वो थोड़ा हाइपोथेटिकल है। एक बार एज ए केस सेटल्ड टूल के हिसाब से इसको अगर एड्रेस करे, और बाद में जैसे जैसे समय बीतेगा तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप थोड़ा इवॉल्व होगा, और वो इवोल्यूशन के बाद अगर लिक्विडिटी रहती है और स्टिकी लिक्विडिटी रहती है तो फिर ये चलना चाहिए। बीरेन जी, इसके अलावा जैसे हम बाजारों की बात कर रहे हैं, आपने जैसे अभी कहा कि क्या बेसिस वैरायटी डिलीवर यहाँ पर होगी, तो बीकानेर, राजगढ़, जूनागढ़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं ग्राउंडनट के लिहाज से। कैसे देखते हैं आप वेरियस जगहों पे फिलहाल डिस्काउंट प्रीमियम की स्थिति? नॉर्मली जो गुजरात में
G24 होती है वो बेसिकली ऑयल बेरिंग सीड है, तो ज्यादातर वो तेलों के लिए, क्रशिंग के लिए पाया जाता है। यूपी मैनपुरी या राजस्थान बीकानेर वहाँ की है वो रोस्टेड, ये खाने के लिए ज्यादा यूज होती है। पीनट बटर्स या इसके जो डेरिवेटिव है उसमें ज्यादा होती है। अभी तो 250 रुपये का प्रीमियम है बीकानेर से गोंडल के बीच, क्योंकि ये गोंडल की जो मूंगफली है वो तेल के लिए भी और थोड़ी इसकी टिपिकल क्वालिटी थोड़ी स्वीटनेस है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कदीरी मूंगफली होती है उसका ऑयल कंटेंट ज्यादा है बट टेस्ट में थोड़ी बिटरनेस है। तो रिलेटिवली ये गोंडल है वो अभी मूंगफली उसकी प्रीमियम में है। इसमें और भी कुछ पहलू देखना चाहिए, बट फिलहाल तो हम ये दोनों वॉच करेंगे, बीकानेर और गोंडल एज ए बिजनेस सेंटर। और जिस तरह के फंडामेंटल्स आपने बताए बीरेन जी, ये फाइनल सवाल है, किस तरह से प्राइस मूव्स आप देखते हैं? आपको लगता है कि यहाँ से बुलिशनेस बरकरार रह सकती है? अल नीनो की चिंता देखते हुए मलेशिया में कुछ कंसर्न है, वहाँ जो पाम फ्रूट्स है उसका वेट कम हो रहा है और प्राइस भी काफी बढ़े हैं। अमेरिका में बायोफ्यूल की डिमांड से सोयाबीन तेल करीबन 25% बढ़ा पिछले 3 वीक में। चाइना में भी सभी फ्यूचर्स ऑयल, केक और मिल्क के बढ़े हैं। तो यहाँ थोड़ा अपसाइड दिख रहा है क्योंकि यहाँ काफी ऑलरेडी मार्केट बहुत ही डिप्रेस हो गया है, तो यहाँ इन जनरल तेलों में अपसाइड आनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि ग्राउंड में तो यहाँ पर बढ़त ज्यादा रही ही है, बाकी तेलों के मुकाबले कम गिरावट रही है, तो एक बुलिश स्ट्रक्चरल व्यू शायद यहाँ पर निकल के आता हुआ देख रहे हैं। बीरेन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीजें ग्राउंडनट के बारे में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए भी। कमोडिटी की चर्चा में आज फिलहाल इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।